नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का गोल्ड की दुनिया के सबसे अनोखे शो गोल्ड सेंट्रल में। मैं हूं विपुल सिंह। इस बार का गोल्ड सेंट्रल का कार्यक्रम ऐसे समय पर आया है जब एक महीने से गोल्ड की कीमतों में हम दबाव देख रहे हैं। भाव 60,000 रुपये से नीचे है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या इस घटे हुए भाव पर सोने में निवेश किया जा सकता है या कीमतें और टूटेंगी। आज के गोल्ड सेंट्रल में हम एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सोने और चांदी के बाजार से जुड़ी और भी कई सारी खबरें हैं और हमेशा ही की तरह सोने को लेकर केंद्रीय बैंकों तथा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की खरीद से जुड़ी जानकारी तो हम आपको देंगे ही। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के कार्यक्रम में हम आपको क्या कुछ बताने वाले हैं, क्या कुछ दिखाने वाले हैं। तो आपको बताएंगे आज हम कि गोल्ड ईटीएफ ने सोना खरीदा है या बेचा है, क्या कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं और किस तरह के संकेत वहां से निकल करके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोने की कीमतों में प्रभाव जो है इनका देखने को मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में केंद्रीय बैंक अचानक से सोने के बिकवाल क्यों बन गए, क्योंकि लगातार खरीदारी करने वाले केंद्रीय बैंकों ने बिकवाली क्यों की है। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये कि दुनिया भर में चांदी की मांग कैसी रहेगी, क्योंकि पिछले गोल्ड सेंटर में जब हमने बातचीत की थी तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट बुलिश नज़र आ रहे थे चांदी को लेकर के। तो क्या अभी भी वो ट्रेंड आगे जारी रहेगा, जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस खास कार्यक्रम गोल्ड सेंट्रल में हमारी आज की खास मेहमान हैं सुगंधा सचदेव जी, जो कि ईडी और चीफ स्ट्रेटजिस्ट हैं एक्मे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की। सुगंधा जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहला प्रश्न तो मैम आपसे करें उससे पहले जरा हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, हम चाहेंगे आप भी उसको देखिए और उसके बाद आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और ये जो रिपोर्ट हमने तैयार की है वो इस बात को लेकर के है कि सोने में केंद्रीय बैंकों की जो खरीद का ट्रेंड है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए पहले ये रिपोर्ट। बीते एक साल के दौरान सोने की कीमतों में तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद दुनिया भर के केंद्रीय बैंक हर महीने सोने के नेट खरीदार बने हुए थे और लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने में लगे थे। लेकिन अप्रैल के दौरान जब अधिकतर समय गोल्ड का भाव $2,000 के ऊपर रहा तो उस दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोने के नेट बिकवाल बन गए। यानी ऊंचा भाव देखकर दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने सोने की खरीदारी कम की, लेकिन बिकवाली ज्यादा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने सोने में नेट 71 टन की बिकवाली की है। चीन और पोलैंड जैसे कुछ बैंकों ने अपने रिजर्व के लिए सोना खरीदा जरूर है, लेकिन तुर्की और कजाकिस्तान की भारी बिकवाली की वजह से केंद्रीय बैंक अप्रैल के दौरान सोने के नेट बिकवाल ही बने हैं। अप्रैल में तुर्की के केंद्रीय बैंक ने 81 टन और कजाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने 13 टन सोना बेचा है। इन आंकड़ों को देखें तो तुर्की को छोड़ अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों की खरीद और बिकवाली का आंकड़ा सामान्य है। तुर्की के केंद्रीय बैंक की बड़ी बिकवाली की वजह वहां पर सोने के आयात पर लगा प्रतिबंध है। आयात पर प्रतिबंध के बावजूद बाजार में सोने की मांग को देखते हुए तुर्की के केंद्रीय बैंकों को अपने रिजर्व से सोना बेचना पड़ा है। इसके अलावा केंद्रीय बैंकों के सामने सोना बेचने की कोई बड़ी वजह नहीं है, लेकिन यह देखना जरूर होगा कि आने वाले महीनों में तुर्की का केंद्रीय बैंक अपनी बिकवाली बढ़ाता है या नहीं। उधर दुनिया के दूसरे केंद्रीय बैंकों की सोने में खरीद और बिकवाली के ट्रेंड में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। चीन के केंद्रीय बैंक ने अप्रैल के दौरान अपनी गोल्ड खरीद को लगातार छठे महीने बनाए रखा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मानना है कि केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद का सिलसिला आने वाले महीनों में बरकरार रह सकता है और 2022 की तरह 2023 के दौरान भी केंद्रीय बैंक सोने के नेट खरीदार बने रहेंगे। वर्ल्ड बैंक का यह अनुमान अगर सही बैठता है तो सोने की कीमतों को इसका फायदा मिल सकता है। तो ये रिपोर्ट देखी मैम हमने, और सबसे पहला सवाल इसको लेकर के यही होगा कि लगातार केंद्रीय बैंक तो खरीदारी कर रहे थे और इतने लंबे समय बाद अप्रैल महीने में ये बिकवाली क्यों करने लगे, और ख़ासतौर से अच्छी खासी जो है बिकवाली देखने को मिली है, ख़ासतौर से टर्की के केंद्रीय बैंक की तरफ से। और चीन को छोड़ दिया जाए तो जो बिकवाली का ट्रेंड है ये क्या कंटिन्यू रहता हुआ आगे दिखाई देगा, और इस बिकवाली की वजह क्या आप मान रहे हैं जबकि सोना काफ़ी ऊपर था। गुड इवनिंग। मुझे लगता है सेंट्रल बैंक्स कुछ स्लाइटली इनकैश कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम देखें पिछले साल अक्टूबर से लेके अब तक गोल्ड के प्राइसेस में ऑलमोस्ट 22% तक का हमने सर्ज आते हुए देखा है। सो आई थिंक इट्स जस्ट एन इंटरमीडिएट ट्रेंड जहां पर सेंट्रल बैंक्स कुछ सेलिंग कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 2010 से लेके अब तक सेंट्रल बैंक्स बाइंग ही कर रहे हैं गोल्ड में, स्पेशली
उनका जो रुझान है, दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर रिजर्व्स अवे फ्रॉम डॉलर। और पिछले साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 1136 टन की गोल्ड की बाइंग हुई है, विच वाज अ सर्ज ऑफ अराउंड 152% एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। और अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो ये दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट फिगर सिंस 1955। सो ये दिखाता है कि सेंट्रल बैंक्स का रुझान गोल्ड की बाइंग की तरफ ओवरऑल काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस साल भी अगर फर्स्ट क्वार्टर में भी देखी तो ऑलमोस्ट 228 टन तक की बाइंग हुई है फ्रॉम चाइना, इंडिया, रशिया, टर्की एंड सिंगापुर। नो डाउट अभी पिछले महीने कुछ हद तक सेलिंग जरूर देखने को मिली है, बट ओवरऑल अगर अभी हम देखें तो नेट बाइंग ही रही है सेंट्रल बैंक्स की साइड से। और मुझे लगता है ये ट्रेंड इस साल एंड तक भी कंटिन्यूड ही रहेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा डी डॉलराइजेशन का जो ट्रेंड है वो पिकअप कर रहा है। और अभी हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी नहीं है। रशिया के ऊपर यूएस ने जो पिछले साल सैंक्शंस लगाए और उसके एसेट्स को फ्रीज किया, उसके बाद से बहुत ज्यादा फेयर बन गया है ग्लोबल साउथ में स्पेशली कि उनके एसेट्स पे भी फ्रीज हो सकते हैं। सो दैट इज द रीजन दे आर डाइवर्सिफाइंग अवे फ्रॉम डॉलर और ऑल्टरनेटिव करेंसी की भी बात हो रही है। बट अभी नहीं लगता कि कोई भी करेंसी डॉलर को इजीली रिप्लेस कर पाएगी, बिकॉज अभी भी देखिए तो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में ऑलमोस्ट 88% डॉलर ही यूज होता है। और मेजरली अगर हम सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व्स की भी बात करें तो डॉलर ही सुप्रीम है, इज अ रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। सो कोई और करेंसी अभी डॉलर को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। यूरो ने भी ट्राई किया बट इट फेल्ड। युआन का यूसेज काफी ज्यादा ग्लोबली बढ़ रहा है, बट बिकॉज ऑफ कैपिटल कंट्रोल्स इन चाइना युआन भी डॉलर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बट यस, इससे डॉलर की जो सुप्रीमेसी है उस पर जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। बट सिंस कोई और ऑल्टरनेटिव करेंसी नहीं है, इसका मेजर बेनिफिट गोल्ड को ही मिलने वाला है, बिकॉज गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड एसेट सिंस द डॉन ऑफ टाइम। सो मुझे लगता है इसका जो मेजर बेनिफिट रहेगा वो गोल्ड में रहेगा और सेंट्रल बैंक्स की बाइंग कंटिन्यू रहेगी। इनफैक्ट मुझे लगता है इस साल भी 700 से 800 टन तक की बाइंग सेंट्रल बैंक्स की साइड से हो सकती है। तो आने इसके वाले साथ जी 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 एक और मेजर फैक्टर हाईलाइट करना चाहूंगी। ग्लोबल ग्रोथ को लेके जो काफी ज्यादा कंसर्न्स बन गए हैं, स्पेशली डेवलप्ड वर्ल्ड में जो ग्रोथ की कंट्रैक्शन का काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है बिकॉज ऑफ द राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन। इससे ग्लोबल ग्रोथ मुझे लगता है काफी हद तक इम्पैक्ट होगी और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहेगा जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स का बाइंग का ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा। इनफैक्ट एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से ऑलमोस्ट 24% ऑफ द सेंट्रल बैंक्स आर प्लानिंग टू बाय गोल्ड दिस ईयर। सो मुझे लगता है काफी ज्यादा रुझान रहेगा गोल्ड बाइंग की तरफ। एंड जिस तरीके से प्राइसेस बढ़े हैं, मुझे लगता है जो एक स्टडी रिटर्न्स भी मिल रहे हैं गोल्ड में, दैट इज अनदर रीजन जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे। ठीक। तो अप्रैल महीने में जो बिकवाली हुई उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि तमाम फैक्टर्स जो गिनाए गए सुगंधा जी की तरफ से कि अभी भी ऐसे पर्याप्त कारण मौजूद हैं कि केंद्रीय बैंकों की तरफ से खरीदारी सोने में आने वाले समय में भी इस साल भी जारी रहेगी। लेकिन इस बीच वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को लेकर के एक सर्वे भी किया है, जो ये बताता है कि 2023 के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों का सोने को लेकर के रुख क्या होगा। और इस सर्वे में 24% केंद्रीय बैंकों ने बताया है कि वे 2023 के दौरान अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाएंगे, जिसका जिक्र अभी सुगंधा जी भी कर रही थी। सर्वे में करीब 71% बैंकों को ये लग रहा है कि 2023 के दौरान केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ेगी। अब सुगंधा जी, जिसका भी आप जिक्र कर रही थी उसी को लेकर के ये सवाल है कि जैसा आपने बताया और ये हमारी भी खबर है, तो ऐसे में मैम ये मान के चलें कि अप्रैल की जो एक बिकवाली थी वो सिर्फ एक, चूँकि काफ़ी हाई प्राइसेस हो गए थे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया गया, अदरवाइज ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। यस, मुझे ऐसा ही लगता है। जस्ट दैट कि इनकैश किया गया है बिकॉज काफी हाई प्रॉफिट्स मिले। 22% तक का सर्ज अभी अगर हम देखें पिछले साल के लोज विच वर अराउंड 49,650 और लेवल्स, वहां से लेके देखें अभी प्राइसेस ने 61,850 और लेवल्स को टेस्ट किया और इसी वजह से मुझे लगता है कुछ हद तक सेलिंग देखने को मिली। बट मुझे लगता है प्राइसेस ये जो कंसोलिडेशन फेज में आएंगे या थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है लोअर लेवल्स पर, दोबारा से सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बढ़ेगी। मुझे लगता है थोड़ा सा साइडलाइंस पे वेट कर रहे हैं सेंट्रल बैंक्स कि प्राइसेस कुछ हद तक कूल ऑफ हो जाए एंड इन दैट सिनेरियो दे विल इंक्रीज देयर होल्डिंग्स इन गोल्ड। सो दिस इज जस्ट एन इंटरमिटेंट ट्रेंड। इसको मुझे नहीं लगता कि दिस इज अ लॉन्गर टर्म ट्रेंड। ठीक। इस बीच दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में निवेशकों के लिए सोना निवेश का दूसरा पसंदीदा विकल्प बनकर के उभरा है। एक सर्वे में पता चला है कि अमेरिका में निवेश के विकल्पों के मामले में सोने ने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स को भी पीछे कर दिया है। इसके अलावा महंगे हुए कर्ज की वजह से निवेश विकल्प के तौर पर रियल एस्टेट की डिमांड भी घटती दिखाई दी है।
पहले 45% अमेरिकियों के लिए रियल एस्टेट निवेश की पहली पसंद था, लेकिन अब 34% अमेरिकी ही रियल एस्टेट को निवेश की पहली पसंद मांग रहे हैं। वहीं सोने को निवेश का बेहतर विकल्प मानने वाले अमेरिकियों का आंकड़ा 15% से बढ़कर के 26% तक पहुंच गया है। सर, मैम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो ट्रेंड आया है काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि अमेरिका जैसी जगहों पर भी लोग अब प्रॉपर्टी, क्या इसका कारण क्या मान रही हैं आपकी? ये जो स्लो डाउन के संकेत दिखाई दे रहे हैं उसकी वजह से सिर्फ गोल्ड ही ऐसी चीज़ है जहाँ पर रिटर्न अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट उस तरीके से नहीं चल रहा, रियल एस्टेट के प्राइसेस डाउन हो गए हैं, तो ये ट्रेंड भी आपको लग रहा है कि और बढ़ेगा आने वाले दिनों में और पूरे दुनिया भर में भी क्या सोने में निवेश को लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिटर्न जो है कंसिस्टेंट देखने को मिल रहे हैं? यस, मुझे ऐसा ही लगता है कि गोल्ड में जो स्टेडी रिटर्न्स देखने को मिलते हैं ओवरऑल, अगर हम पिछले 15 सालों से 20 सालों की बात करें, स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें, तो गोल्ड के CAGR रिटर्न्स हैव बीन ऑलमोस्ट 12.5 to 13%। ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है कि गोल्ड में जो स्टेडी रिटर्न्स मिलते हैं, इसकी वजह से गोल्ड का जो अट्रैक्शन है वो मुझे लगता है वो कॉन्टिन्यू रहेगा। और इस साल का अगर हम स्पेशली रीजन की बात करें, बिकॉज नॉर्थ अमेरिका की साइड से ETF में सिग्निफिकेंट इन्फ्लोज देखने को मिल रहे हैं, सो इंटरेस्ट काफी दोबारा से बढ़ रहा है। पिछले 2 महीने में हमने ETF में इन्फ्लोज आते हुए देखे और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1% तक बढ़े हैं, स्पेशली बिकॉज स्लो डाउन को लेके काफी ज्यादा कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल से लेके अब तक US फेड ने ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है, जो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास थे। अब इंटरेस्ट रेट्स दे आर इन द रेंज ऑफ 5 to 5.25%, 500 बेसिस पॉइंट तक का रेट हाइक हुआ है। और अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं कि फर्दर एक रेट हाइक और हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ, नेक्स्ट वीक की जो मीटिंग है फेड की। इसके चलते जो इकोनॉमी में स्लो डाउन की कंसर्न्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बट इसके साथ साथ एक और मेजर फैक्टर है, मार्केट ये प्राइस इन कर रही है कि जून की मीटिंग के बाद फेड माइट नॉट हाइक इंटरेस्ट रेट्स फर्दर। जब ये रेट हाइक का साइकिल एंड हो जाएगा, उसके बाद ये एक्सपेक्टेशंस ये भी बनती जा रही हैं कि साल के एंड में इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे। सो जब भी इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं, गोल्ड की जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो काफी हद तक कम हो जाती है। सो ये फैक्टर भी गोल्ड के प्राइसेस के लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। इसके साथ साथ जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, जैसा कि हमने इस साल के स्टार्टिंग में देखा, बैंकिंग क्राइसिस ये भी एक मेजर रीजन रहा है जिसकी वजह से ETF में इन्फ्लोज वापस आते हुए दिख रहे हैं। जी, चलिए Slowdown concerns and expectations of an interest rate cut by the US Fed और banking crisis, ये तीनों मेजर फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का गोल्ड की तरफ रुझान काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड अनदर फैक्टर इज गोल्ड हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट दिस ईयर। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है गोल्ड में। ठीक है, और इस बीच आपने अभी जिक्र किया ITF को लेकर के, तो जरा इसकी ही बात कर लेते हैं और अब बात गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की करते हैं। मार्च और अप्रैल के दौरान दुनिया भर के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के फंड जो हैं वो नेट खरीदार बने हैं और उनकी खरीद का सिलसिला मई महीने में भी जारी है। मई के दौरान दुनिया भर के गोल्ड ETF सोने के नेट खरीदार रहे हैं और नेट 19 टन की खरीदारी यहाँ पर हुई है। दुनिया भर के गोल्ड ETFs की कुल होल्डिंग बढ़कर के अब 3,478 टन हो गई है, जो कि 7 महीने का ऊपरी स्तर है। सबसे ज़्यादा खरीद उत्तरी अमेरिका के म्यूचुअल फंड्स ने की है और उनमें भी सबसे ज़्यादा खरीद SPDR गोल्ड शेयर्स की तरफ से की जा रही है। मैम, जो अभी देख रहे हैं हम कि सोने की जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने मई में लगातार तीसरे महीने अपनी खरीद बढ़ाई है, तो ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि बीच में हमने देखा था कि लगातार उनकी तरफ से बिकवाली की जा रही थी, केंद्रीय बैंक खरीद रहे थे और जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो बेच रहे थे। अब पिछले 3 महीने से लगातार ये खरीदारी हम देख रहे हैं, तो अब मान के चलें कि अभी ये कंटिन्यू रहेगी? यस, मुझे लगता है जो हम प्राइसेस में कूल ऑफ आते हुए देख रहे हैं, इसकी वजह से दोबारा से रुझान ETFs की तरफ बढ़ता जा रहा है। और नॉर्थ अमेरिका की साइड से जो, जैसे कि मैंने भी पहले भी हाईलाइट किया, जो ग्रोथ को लेके स्लो डाउन के कंसर्न्स हैं, दैट इज अनदर फैक्टर जिसकी वजह से गोल्ड में स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए देखते हैं। मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ग्लोबली इन्वेस्टमेंट डिमांड मुझे लगता है इस साल स्ट्रॉन्ग रहेगी। लास्ट ईयर भी अगर हम देखें तो गोल्ड की ओवरऑल डिमांड काफी सिग्निफिकेंटली हाई थी, ऑलमोस्ट अ डिकेड हाई, और 18% तक ओवरऑल डिमांड बढ़ी थी। दिस इंक्लूड्स ज्वेलरी, अदरवाइज फैब्रिकेशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द सेंट्रल बैंक बाइंग। सो मुझे लगता है इस साल भी गोल्ड की डिमांड, सिंस प्राइसेस आर सर्जिंग एंड दे हैव रिसेंटली सर्ज टू न्यू रिकॉर्ड हाइज, एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कि जो रिटर्न्स का ल्योर है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता रहेगा, एज वेल एज जो ETF में इन्वेस्टमेंट डिमांड है मुझे लगता है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। जी, और इधर एक तरफ दुनिया भर में सोने के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स अपनी खरीदारी बढ़ा रहे हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ भारत में सोने की ज्वेलरी को गिरवी रखकर कर्ज लेने के ट्रेंड में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि इस साल अप्रैल तक गोल्ड ज्वेलरी के बदले कुल आउटस्टैंडिंग कर्ज का आंकड़ा 79,665 करोड़ रुपए रहा, जो अप्रैल 2022 के मुकाबले 20% ज़्यादा है। पिछले साल अप्रैल अंत तक गोल्ड ज्वेलरी के बदले आउटस्टैंडिंग कर्ज का आंकड़ा 74,473 करोड़ रुपए था। तो सुगंधा जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये गोल्ड ज्वेलरी के बदले जो कर्ज लगातार बढ़ रहा है, इस ट्रेंड से हम क्या अंदाज़ा लगाएं कि एक तो ये अंदाज़ा लग रहा है कि क्या कर्ज लेने की आदत भारत में ज़्यादा बढ़ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि ये गोल्ड लोन लेना आसान हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां इस तरह की आ गई हैं, इस वजह से ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ इस ट्रेंड से कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं आपको? मुझे लगता है गोल्ड लोन का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसके बहुत सारे मेजर कारण हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें सिविल स्कोर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपकी जो भी क्रेडिट हिस्ट्री है तब भी आप गोल्ड लोन इजीली ले सकते हैं। सेकेंडली, डिजिटल इनोवेशंस की वजह से, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से 8 से 10 मिनट में भी गोल्ड लोन प्रोसेस हो जाते हैं। सो काफी इजी प्रोसेस है इसको लेने का। और बहुत सारे एनबीएफसीज, बैंक और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काफी सारे प्लेयर्स हैं जो गोल्ड लोन्स को ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्राइसेस जिस तरीके से गोल्ड के बढ़ते जा रहे हैं, सो काफी ज्यादा आपकी जो वैल्यू है, लोन टू वैल्यू रेशियो है, वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट आरबीआई ने भी मेंटेन किया है कि लोन टू वैल्यू रेशियो शुड बी एट 75% ऑफ द गोल्ड वैल्यू। सो मुझे लगता है ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रहेगा एज द प्राइसेस ऑफ गोल्ड इंक्रीज। गोल्ड को पॉन करना ज्यादा इजी रहता है जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, या आपको किसी न्यू वेंचर को स्टार्ट करने के लिए गोल्ड लोन्स की जरूरत है, या आपको कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है, तो गोल्ड को सेल करने से अच्छा इन्वेस्टर्स के लिए ये बेटर रहता है कि गोल्ड को पॉन करें, उसको एक कोलैटरल की तरह रख सके और इजीली अपना लोन जो है वो ले सकते हैं। अगर हम ये ट्रेंड भी देखते हैं तो सितंबर 2020 से 47,000 करोड़ से लेके अब तक ऑलमोस्ट 89,000 करोड़ तक बढ़ चुका है। और इस साल के एस्टिमेट्स निकल के आ रहे हैं कि ये मार्केट इज लाइकली टू ग्रो अप टू 1 लाख करोड़। सो मुझे लगता है बहुत सारे प्लेयर्स हैं। बैंक का भी शेयर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, बिल्कुल। एनबीएफसी का भी शेयर ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और इस साल की जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैं, दे रेंज इन द राउंड ऑफ इन द फिगर्स ऑफ अराउंड 12 to 18%। सो इतनी ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ एक और मेजर फैक्टर रहता है, यहाँ जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफी जी। कम रहते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर कैटेगरीज। सो मुझे लगता है कि ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूड रहेगा। जो फाइनेंसेस हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज गोल्ड एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोलेट्रल। जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उनकी जो कोलेट्रल की वैल्यू है वो बढ़ रही है, जी। और जो बोरोअर्स हैं उनके लिए भी ज्यादा लोन अमाउंट मिल सकता है। तो मुझे लगता है ये जो डिसबर्समेंट्स है that will continue to increase in the times to come as well, because gold के prices अभी भी overall pricing trend को maintain करके रखे हैं। I mean gold has been in an uptrend overall, so मुझे लगता है ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रहेगा, आगे भी कंटिन्यू रहेगा और सभी को फ़ायदा हो रहा है। जो लोग कर्ज ले रहे हैं उनके लिए आसानी है, जो कर्ज दे रहे हैं उनके लिए भी आसानी है, और जो लोग इस तरह की कंपनियों में पैसे लगा रहे हैं शेयर बाजार में, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं उनकी भी चांदी हो रही है, क्योंकि शेयर भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं इन कारोबार से जुड़ी हुई कंपनियों के। अब सोने के बाद मैम जरा बात कर लेते हैं चांदी की। साल 2022 के मुकाबले 2023 के दौरान दुनिया भर में चांदी की मांग में गिरावट का अनुमान है। 2022 के दौरान दुनिया भर में चांदी की कुल मांग 38,643 टन दर्ज की गई है। 2023 में कुल मांग 36,298 टन रहने का अनुमान है। दुनिया भर में चांदी के बर्तन और ज्वेलरी के लिए मांग घट सकती है, जिस वजह से 2023 के दौरान मांग में कमी का अनुमान है। हालांकि सप्लाई से तुलना करें तो मांग अधिक अनुमानित है। 2023 के दौरान दुनिया भर में चांदी की सप्लाई 31,879 टन अनुमानित है। सुगंधा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस साल चांदी की मांग में कमी का अनुमान बताया जा रहा है। चांदी के भाव पर इसका क्या असर आप देख रही हैं, क्योंकि काफ़ी जो एक्सपर्ट्स थे वो काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे थे, तो इन आंकड़ों के बाद क्या वो जो बुलिशनेस है वो कंटिन्यू रहेगी, या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रेंड जो है गिरावट का भी देखने को मिल सकता है चांदी में? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गिरावट सिल्वर में देखने को मिलेगी। नो डाउट सिल्वर की जो डिमांड है उसकी एक्सपेक्टेशन स्लाइटली कम हुई है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, पर मुझे लगता है अभी भी ओवरऑल डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, जस्ट बिकॉज प्राइसेस काफी ज्यादा सर्च कर चुके हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट्स ऑल्सो। डोमेस्टिक मार्केट में तो रिकॉर्ड हाइस को टेस्ट किया। ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से थोड़ी सी डिमांड में कमी देखने को मिली है। इनफैक्ट गोल्ड में भी हमने स्लाइटली डिमांड में कमी आते हुए देखी इन द फर्स्ट क्वार्टर, और सिल्वर में भी यही ट्रेंड नजर आ रहा है। बट पिछले साल देखें तो डिमांड काफी ज्यादा हेल्दी थी, ऑलमोस्ट 18% ग्रो करी है, और पिछले 2 सालों से सिल्वर की मार्केट में इनफैक्ट डेफिसिट चल रहा है।
It's a deficit of around 237 million ounces, which we have seen last year. So मुझे लगता है ये डेफिसिट इस साल की जो एक्सपेक्टेशंस निकल के आ रही है 142 मिलियन आउंसेस का इस साल भी डेफिसिट रहने की एक्सपेक्टेशंस है। सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है और एक प्रेशियस मेटल भी है। एज जो हमने ग्लोबल इकोनॉमी में कोविड पैंडेमिक के बाद एक ग्रोथ आते हुए देखी, उससे सिल्वर की यूसेजेस काफी ज्यादा बढ़े हैं, बट बिकॉज इस साल स्लाइटली स्लो डाउन के कंसर्न्स बने हैं, इस वजह से सिल्वर की डिमांड स्लाइटली कम हो सकती है। बट अगर हम स्लाइटली लॉन्गर टर्म सिनेरियो की बात करते हैं तो ऑटोमोटिव सेक्टर से सिल्वर की डिमांड 2025 तक ऑलमोस्ट 22% ग्रो कर सकती है। इसके साथ साथ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही है एंड द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। सो सिल्वर की डिमांड वहां पे भी बहुत ज्यादा बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है। सोलर पैनल्स में, 5G इन्वेस्टमेंट्स में और फोटोवोल्टाइक सेल्स में सिल्वर की डिमांड मुझे लगता है बहुत ज्यादा बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है एंड दैट इज अ फैक्टर व्हिच विल कंटिन्यू टू ड्राइव सिल्वर प्राइसेस ऑन द हायर ट्रैजेक्टरी। अगर हम एक नॉर्मल व्हीकल से कंपेयर करें जहां 18 से 25 ग्राम तक का सिल्वर यूसेज होता है, बट वहीं अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखें तो 35 से 50 ग्राम तक का यूसेज होता है। और ये भी एस्टिमेट्स निकल के आ रहे हैं कि बाय 2040 49% डिमांड सिल्वर की ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में निकल के आएगी। सो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है सिल्वर की डिमांड भी बहुत हेल्दी ही रहेगी एंड दैट इज लाइकली टू सपोर्ट सिल्वर प्राइसेस। इसके साथ साथ जो ओवरऑल कंसर्न्स हैं मार्केट में कि प्रेशियस मेटल्स में जो दे आर कंसिडर्ड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड हेज अगेंस्ट एनी इकोनॉमिक क्राइसिस, ये फैक्टर भी सिल्वर को सपोर्ट करेगा। जी, मुझे लगता है जो भी डिप्स आएंगे सिल्वर में, दैट विल बी अ वेरी स्ट्रांग बाइंग अपॉर्चुनिटी इन सिल्वर। चलिए, तो यहाँ पे कोई भी गिरावट खरीदारी का संकेत होगी, लेकिन मैम अब जरा आपकी चांदी पर राय जानना चाहेंगे। टारगेट आप क्या लेकर के चल रही हैं अगले एक साल के लिए? अगर हम उम्मीद करें तो किस तरह की तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी गोल्ड के मुकाबले चांदी में। क्या इस बार चांदी आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को? क्योंकि गोल्ड में हमने देखा काफ़ी अच्छी खासी रैली आ चुकी है, तो चांदी के टारगेट क्या कुछ निकल के आ रहे हैं मैम? अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें, इट इज करंटली hovering अराउंड 80 मार्क, और अगर हम एवरेज की बात करते हैं जो गोल्ड सिल्वर की एवरेज रेशियो रहती है, दैट इज अराउंड 65 मार्क। सो ये इंडिकेट कर रही है कि सिल्वर में अभी भी आउट परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पॉसिबल है। और सिल्वर की जैसे कि मैंने यूसेजेस की भी बात की, मुझे लगता है ये यूसेजेस अभी और बढ़ते रहेंगे और इस वजह से मुझे लगता है जो भी डिक्लाइंस आते हैं सिल्वर में, सो फर्स्ट लेवल रहेगा सिल्वर में एक्यूमुलेशन का, दैट इज 69,500 एंड सेकंड लेवल इज 65,000। दिस इज फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। और मुझे लगता है सिल्वर के प्राइसेस के लिए जो फर्स्ट हर्डल रहेगा वो 78,000 का रहेगा, बिकॉज काफी ज्यादा मल्टीपल अटेम्प्ट्स रहे हैं सिल्वर में टू ब्रेक द लेवल ऑफ 78,000 एंड $26 पर आउंस इन इंटरनेशनल मार्केट। ये लेवल अगर कन्विंसिंगली ब्रेक हो जाता है, उस सिनेरियो में सिल्वर कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 88,000 फ्रॉम अ ईयर एंड पर्सपेक्टिव। और मुझे लगता है लॉन्गर टर्म में अगर हम 2 साल का नजरिया लेते हैं तो 95,000 पर केजी मार्क के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल सिनेरियो सिल्वर में काफी पॉजिटिव है, बट सिल्वर थोड़ी वॉलेटाइल रहती है, तो एडवाइस रहेगी कि आप कुछ टिप्स मिलते हैं तभी बाइंग करें, और इन केस देयर इज अ कन्विंसिंग ब्रेकआउट ऑफ 78,000 लेवल, वहां पर भी बाइंग की जा सकती है। और सिल्वर ETF एक अच्छा बहुत मीडियम बन चुके हैं पिछले साल से लेके अब तक। वहां पर भी अगर हम एसेट्स देखें तो ऑलमोस्ट 1400 करोड़ तक के एसेट्स हमने आते हुए देखे हैं। सो AUM इज अराउंड 1400 करोड़। तो एक बहुत कन्वीनियंट वे है जिससे आप सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं। फिजिकल सिल्वर भी है और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर भी आप सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं, और बहुत सारे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं आपके पास, सिल्वर मेगा लॉट, सिल्वर मिनी एज वेल एज सिल्वर माइक्रो। सो आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर टाइम होराइजन एंड रिस्क टॉलरेंस। बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड आई थिंक लॉन्गर टर्म आउटलुक इज वेरी फेवरेबल फॉर सिल्वर। तो लंबी अवधि में काफ़ी अच्छे आउटलुक निकल करके आ रहे हैं, और जो अभी बहुत डिटेल में बताया सुगंधा जी ने कि हर गिरावट में खरीदारी का मौका है। 78,000 और उसके बाद फिर 88,000 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 2 साल में 95,000 रुपये तक जा सकती है चांदी। तो अलग अलग जो तमाम माध्यम है चांदी में निवेश को लेकर के, वहाँ आप निवेश कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। ये तो रही बात चांदी की। अब आते हैं सोने पर। मैम, सोने पर क्या नज़रिया है आपका, और क्या लेवल आप एक साल के अंदर देख रही हैं? और अगर चांदी और सोने में चुनना हो तो आपकी पसंद ज़्यादा किस तरफ होगी, गोल्ड की तरफ या चांदी की तरफ? अगर हम स्टेडी रिटर्न्स की बात करें तो गोल्ड हमेशा एक फेवर्ड एसेट रहता है। कोई भी टाइम परफेक्ट टाइम नहीं है गोल्ड को बाय करने का। आई थिंक एवरी टाइम इज अ परफेक्ट टाइम
टू बाय गोल्ड, बट ये स्टैगर्ड मैनर में बाय करना हमेशा फेवरेबल रहता है बिकॉज उससे आपके रिटर्न्स काफी हद तक एनहांस हो जाते हैं। गोल्ड डजंट पे एनी इंटरेस्ट, सो इसी वजह से स्टैगर्ड वे में बाइंग करना बेटर रहता है। मुझे लगता है गोल्ड के लिए भी आउटलुक ओवरऑल काफी फेवरेबल रहेगा। अभी प्राइसेस स्लाइटली कंसोलिडेशन और करेक्शन के फेज में है, कोई मेजर ट्रिगर नहीं है प्राइसेस के लिए टू मूव अप, बट जहां अगर फेड ने कोई भी सिग्नल दिया कि दैट दे आर लाइकली टू पॉज देयर इंटरेस्ट रेट हाइक कैंपेन, वहां मुझे लगता है गोल्ड के प्राइसेस को काफी ज्यादा फेवर मिलेगा। और ओवरऑल मेरा ये मानना है कि डॉलर इंडेक्स इस साल प्रेशर में ही रहेगा, सो इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। मुझे लगता है डाउन साइड में जो मेजर सपोर्ट एरियाज हैं वो 58,500 एंड 56,000 है, सो वहां पर लोअर लेवल्स पे मेरी एक्यूमुलेशन की एडवाइस रहेगी। हायर साइड में 62,500, 65,000 एंड 68,000 तक के लेवल्स लॉन्गर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करूं तो 2080 मार्क एक सीलिंग की तरह एक्ट कर रहा है, विच इज अ रिकॉर्ड हाई नाउ। अगर ये लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक हो जाता है तो एक फ्रेश रैली देखने को मिलेगी गोल्ड के प्राइसेस में, विच कैन टेक प्राइसेस हायर टुवर्ड्स $2270 to $2300 per ounce फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें, $1890 एंड 1850 आर लाइकली टू एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज। तो लंबी अवधि में सोने में भी निवेश आप में अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये आंकड़े आप देख रहे थे किस तरीके से वहाँ पर निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 65,000 68,000 तक के स्तर जो है सुगंधा जी का मानना है कि यहाँ देखने को मिल सकता है। मैम, एक आइडियल पोर्टफोलियो के अंदर अगर खाली गोल्ड सिल्वर की बात करें, 1 लाख रुपए लगाने हो तो कितना कितना एक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, कितने कितने परसेंट में सोना होना चाहिए, कितने परसेंट में चांदी होनी चाहिए? मुझे लगता है 70% गोल्ड होना चाहिए बिकॉज गोल्ड काफी स्टेबल रहता है, और 30% ही सिल्वर में एलोकेशन करें, और वो भी अगर आप रिस्क टॉलरेशन की आपकी लिमिट है, अगर आप रिस्क को ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक अगर आपका 1 लाख रुपए का एलोकेशन है तो मेजरली आपको गोल्ड में ही एलोकेट करना चाहिए, बिकॉज लॉन्गर टर्म में अगर आप देखें तो वॉलेटिलिटी बहुत कम रहती है गोल्ड में, और बहुत अच्छे हेल्दी स्टेडी रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, और ये आपके पोर्टफोलियो ओवरऑल पोर्टफोलियो को भी बैलेंस आउट करता है। आपके पोर्टफोलियो में बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलते हैं जब भी कोई क्राइसिस होता है, ये आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है। और अगर आप थोड़े से स्लाइटली हायर रिटर्न्स चाहते हैं तो आप 30% एलोकेशन सिल्वर में भी कर सकते हैं, स्पेशली इन द करंट सिनेरियो बिकॉज सिल्वर काफी अंडर वैल्यूड रही है पिछले बहुत सारे सालों से, वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड एसेट। अभी सिल्वर में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है, अगर 26 पर आउंस का लेवल सिल्वर में ब्रेक हो जाता है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकती है सिल्वर में। सो इस वजह से मुझे लगता है 30% एलोकेशन सिल्वर में भी की जा सकती है फॉर एग्रेसिव ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, बट अदरवाइज आपकी मेजर एलोकेशन 90% एटलीस्ट आपकी गोल्ड में ही होनी चाहिए फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि आप 1 लाख रुपए प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादा निवेश सोने में करिए, लेकिन चांदी को भी पोर्टफोलियो में आप लेकर के रखिए, और ये राय यहाँ पर निकल करके आई हुई है सुगंधा जी की तरफ से। सुगंधा जी, बहुत अच्छा लगा आप कार्यक्रम में आई और जितने विस्तार पूर्वक आपने सोने चांदी से लेकर के तमाम जो है कमोडिटी बाजार के बारे में हमको जानकारी दी, और निवेश का कितना हिस्सा कहाँ होना चाहिए ये समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और कार्यक्रम में ये जानने की कोशिश करते हैं जो हमारी खास जानकारी होती है फन फैक्ट के अंदर। आप जानते हैं कि 18 कैरेट गोल्ड की शुद्धता 75% होती है, और ज्वेलरी बनाने में अधिकतर 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट गोल्ड का ही इस्तेमाल होता है। तो ये इंटरेस्टिंग जानकारी कि ज्वेलरी बनाने में अधिकतर 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। 18 कैरेट गोल्ड का मतलब 75% की शुद्धता है उसमें, और 22 कैरेट गोल्ड में 91.67% की शुद्धता मानी जाती है। तो गोल्ड सेंटर को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।